लाहौर पहुंचकर उसने सीधा घर का रुख किया। मुमताज़ बेगम को इसके आने की इत्तला मिल चुकी थी। वो सुबह से पिछले पहर तक कमरे में ही था। इसने अपना मोबाइल ऑफ कर रखा था। मुमताज़ बेगम खुद ऊपर जा नहीं सकती थी। बाज़ला के अलावा वो किसी दूसरे को भेजना नहीं चाहती थी। बाज़ला मेडिकल कॉलेज से वापस लौटी। बाज़ला के आने के बाद मुमताज़ बेगम ने इसे सारी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। बाज़ला खाना लेकर उसके कमरे में पहुंची। मुज़म्मिल सोफे पर लेटा था। कमरे का दरवाज़ा खुला था। बाज़ला दस्तक के बगैर ही अंदर चली गई। बाज़ला ने सोफे की साइड टेबल पर निगाह डाली, जहां पर ड्राई फ्रूट की ट्रे की तुम थी। इसके ऊपर से शीशे का ढकना भी नहीं हिलाया गया था। बाज़ला को अच्छी तरह से याद था। इसने ट्रे में ड्राई फ्रूट डालकर कल रात को जिस पोजीशन में रखी थी वो वैसे ही पड़ी थी। बाज़ला ने कुछ बोले बगैर खाना मुज़म्मिल के सामने शीशे की मेज़ पर रखा। फिर जाकर फ्रिज खोला। फ्रूट चाट भी वैसी की वैसी पड़ी हुई थी। वो मुज़म्मिल के सामने आके गर्दन झुकाकर खड़ी हो गई। मुज़म्मिल ख्यालों की वादी से वापस लूटा तो इसने बाज़ला को अपने सामने परेशान खड़ा पाया। वो सोफे से जल्दी से उठा और बाज़ला के सामने खड़ा हो गया। बाज़ला, क्या हुआ? इसने फिक्रमंदी से पूछा। बाज़ला ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश रही। बाज़ला, क्या बात है, बताओ तो सही, वो परेशानी से चलाया। मुझे बहुत भूख लगी है, बाज़ला मासूमियत से बोली। मुज़म्मिल के चेहरे पर मुस्कुराहट बखर गई थी बाज़ला की बात सुनकर। खाना तो वो खा चुकी थी, फिर भी इसने मुज़म्मिल को खाना खिलाने की खातिर उसका पूरा साथ दिया। मुज़म्मिल ने थोड़ा सा सलाद खाने के बाद कहा, फ्रूट चाट नहीं लेकर आई? उम्मीद बना रही थी, अभी लेकर आती हूँ। बाज़ला जल्दी से उठी, फरीज से सुबह वाली चाट निकाली, वो नीचे ले गई और ताज़ा बनाई हुई चाट लेकर फौरन लौटी। भाई, आज बीनिश भाभी और बासित भाई की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है। दोनों की बड़ी ख्वाहिश है आप उनके साथ केक काटें। बाज़ला की बात पर मुज़म्मिल ने कोई जवाब नहीं दिया। बाज़ला फिर बोल पड़ी, सारा इंतज़ाम नीचे लाउंज में ही किया है। और कुछ? और मुज़म्मिल ने संजीदगी से पूछा। बाज़ला थोड़ी सहम सी गई। ये तो उन दोनों की ख्वाहिश थी। मुज़म्मिल ने थोड़ा सा और मौड बनाया। बाज़ला थोड़ा सा डर गई और नज़रें झुका ले। मुज़म्मिल फौरन बोला, डॉक्टर साहिबा डर गई। बाज़ला ने मुज़म्मिल की आवाज़ पर उसके चेहरे को देखा जहां पर मुस्कुराहट थी। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। बाज़ला ने जल्दी से अपनी सांसें बहाल करते हुए कहा, तुम मुझे बहाने से खाना खुला सकती हो तो मैं भी डरा सकता हूं केक कब काटना है, जब आप कहीं। बाज़ला ने कदरे एतमाद से जवाब दिया, मेरा ख्याल है मगरिब के बाद ठीक रहेगा। थैंक्स भाई, बाज़ला ने ये कहा और बर्तन उठाकर कमरे से रवाना हो गई। मुज़म्मिल मगरिब की नमाज पढ़कर लूटा तो सब इसका इंतज़ार कर रहे थे। मुज़म्मिल ने बासित और बीनिश के साथ केक काटा, थोड़ा सा केक खाया भी। मुमताज़ बेगम को इसे देखकर तसल्ली हो गई थी। मुज़म्मिल ऊपर जाने लगा तो बाज़ला ने आवाज़ लगाई, भाई। मुज़म्मिल रुक गया। वो चलते चलते मुज़म्मिल के पास गई। इसकी गोद में बासित का बेटा था। इसे मुज़म्मिल के सामने करते हुए बोली, ये बासित जूनियर है, माशाअल्लाह 1.5 माह का हो गया है। पता है इसको घटी मैंने दी है। सबकी नज़रें मुज़म्मिल और बाज़ला पर मरकूज थीं, जो दोनों आमने सामने खड़े थे, और उनके दरमियान में बाज़ला के हाथों में बासित जूनियर था। मैंने इसका नाम किसी को नहीं रखने दिया। मैंने कहा इसका नाम मेरे भाई रखेंगे। बाज़ला की नज़रें बासित जूनियर पर थीं और मुज़म्मिल की बाज़ला के मुखड़े पर। मुज़म्मिल ने अपनी दादी की तरफ देखा। रख दो, तुम्हारा भतीजा है, मुमताज़ बेगम ने भतीजे पर जोर देकर कहा। मोहम्मद बिन बासित, आज से इसका नाम मोहम्मद बिन बासित है, मुज़म्मिल ने यह कहा और ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ चल दिया। मुज़म्मिल बेटा, मुमताज़ बेगम ने मीठी आवाज़ में कहा। भतीजे को मुंह दिखाई तो दो। मुंह दिखाई? मुज़म्मिल ने हैरत से दादी की तरफ देखा। हाँ बेटा, जब घर में कोई नन्हा मेहमान आता है तो इसे मुंह दिखाई देते हैं। मुज़म्मिल ने अपने बटोई से 5,000 का एक नोट निकाला और इसे मोहम्मद बिन बासित के नन्हे हाथ के पास कंबल पर रख दिया और खुद जल्दी से सीढ़ियां चढ़ गया। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, मुमताज़ बेगम ने मुज़म्मिल के जाने के बाद कहा था। अल्लाह का शुक्र है, अब माहम आपी बिल्कुल ठीक हैं, मोमिना ने जवाब दिया। बाज़ला ने मोमिना को कॉल की थी।
सो रही हैं क्या? बाज़ला ने नर्म शगुफ्ता लहजे के साथ पूछा। नींद कहाँ है? उनकी आंखों में घर जाने की जिद कर रही हैं, मोमिना ने उनसियत से जवाब दिया। डॉक्टरों को डिस्चार्ज कर देना चाहिए, ऑपरेशन को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। मैंने भी उनसे यही कहा था। आपी 8 बजे तक रुक जाएं, 8 बजे डॉक्टरों का राउंड है, वो आपको डिस्चार्ज कर देंगे। फिर क्या बोले माहम आपी? फिर ये मुझे डांट दिया। मैं खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद हकीम चचा और अशल आपी घर से खाना लेकर आ गए। मैं तो हकीम चचा के साथ रूम से बाहर आ गई। अशल आपी ने समझाया तो रिलैक्स हुई है। अशल आपी खरी खरी सुना जो देती हैं, उनकी बात माहम आपी को फौरन समझ आ जाती है। माहम आपी ने कुछ खाया? बाज़ला ने फिक्रमंदी से पूछा। कहाँ यार, कल से थोड़ा सा जूस पिया है। एक दिन में ही आपी का मुंह निकल आया है। आंखों के नीचे हल्के 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 महसूस हो रहे हैं। अब अशल आपी की ड्यूटी लगाई है कि उम्मी का भेजा हुआ सूप ही पिला दें। तुम सुनाओ मुजम्मिल भाई की। मोमिना ने बाज़ला को तफसील बताने के बाद अपनी पूछ ली। वो आपी से भी आगे हैं। असर के बाद थोड़ा सा सलाद और फ्रूट चाट खिलाई है। हकीम चचा तुम्हारे पास हैं? वो किसी काम से गए हैं, कह रहे थे थोड़ी देर में आ जाऊंगा। माहम आपी के पास कौन है इस वक्त? तुम भी कमाल करती हो, बाज़ला किताब का सवाल भूलती नहीं और बातें भूल जाती हो। बताया तो था अशल आपी है। अच्छा अच्छा, गुस्सा क्यों कर रही हो? बाज़ला ने हंसते हुए कहा। मुझे तुम पर पहले ही बड़े गुस्से हैं। माहम आपी कहती हैं बाज़ला को देखो कितना पढ़ती है। बीनिशबाजी की सुनो तो बाज़ला ने सारा घर संभाला है। अशल आपी देखा इस दिन बाज़ला ने कैसा ज़बरदस्त जोड़ा बनाया था। और तो और मेरी खुद की उम्मी वो भी कहती हैं बाज़ला बड़ी अच्छी बच्ची है। मोमिना अपनी बहन को भूलकर खुद ही बाज़ला पर गरज बरस रही थी। मोबाइल की दूसरी तरफ बाज़ला इसकी बातों पर मुस्करा रही थी। बाज़ला ने मुस्कुराते मुस्कुराते अपना चश्मा आतार कर साफ किया। थैंक गॉड तुम्हारे मुंह पर समाइल तो आई। अशल ने माहम को सूप पिलाने के बाद एक लतीफ़ा सुनाया था। राउंड होने वाला है, अब ये बर्तन वगैरह समेट लें। नर्स ने आकर इत्तला दी थी। अशल ने फौरन सारा सामान उठा लिया था। डॉक्टरों ने माहम को हसब तवक्को डिस्चार्ज कर दिया था। एक जूनियर डॉक्टर ने फाइल पर सारी तफसील लिखने के बाद माहम से कहा, मिस माहम मैंने सारी डिटेल इसमें लिख दी है, अब पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर ने फाइल बाईं हाथ में लहराई और उसके बाद बेड टेबल पर रख दी। डॉक्टर जाने लगा तो एक सिवजमी, डॉक्टर साहब कोई परहेज वगैरह? अशल ने पूछा। परहेज तो एज सच कोई नहीं, बस चंद दिन सीढ़ियां नहीं चढ़नी। डॉक्टर ने अल्फात को चबा चबा कर कहा। सीढ़ियां सुनकर अशल ने मुस्कुराते हुए माहम की तरफ देखा। डॉक्टर चल पड़ा तो अशल ने फुट से पूछा, एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, खाने में क्या? डॉक्टर ने अजीब नज़रों से अशल को देखा। इसके बाद इसने बेड टेबल पर पड़ी हुई फाइल उठाई और कहने लगा, इसमें सारी डिटेल लिख दी है। एक ज़रूरी सवाल तो अब भूल ही गई, टाँके कब तक खिल जाएंगे? डॉक्टर ने अशल के ही अंदाज में इसे कहा। मिस माहम 2 दिन बाद अपने चेकअप के लिए आना है। अब केस चीज़ भी साथ ही निकाल देंगे। डॉक्टर ने अशल की निस्बत माहम से इंतहाई शाइस्तगी से बात की थी। डॉक्टर के जाने के बाद माहम मुस्करा पड़ी, जबकि अशल गुस्से से डॉक्टर को देख रही थी। अशल, गुस्सा थोक दो और मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मुझे हर हाल में अपने रो में जाना है। मुझे नहीं पता कैसे ये तुम्हारा मसला है, सिर्फ तुम्हें पता है डॉक्टर ने मुझे सीढ़ियां चढ़ने से मना किया है। वाजी वाह, ये जो बाहर तुम्हारी सिस्टर है ये पागल नहीं बल्कि डॉक्टर बन रही है। तुम्हारी उम्मीद भी इतनी सीधी नहीं कि जो स्टोरी में सुनाऊंगी वो उसी पर यकीन कर लेंगे। इम्पॉसिबल माहम चौधरी, इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। बेग साहिब मैंने साल पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं। अपने मोहब्बत के चक्कर में अपना एक कीमती साल ज़ाय कर दिया। जितना वक्त अपने मोहब्बत को दिया है इतना अब बिजनेस को देते तो साल में कहां से कहां पहुंच जाते। अब भी वापस लूट आए। माहम चौधरी किसी कीमत पर आपको नहीं मिल सकती। वो दिमाग खुद ही बेग साहिब को समझा रहा था। मुजम्मिल मूविंग चेयर पर बैठा हुआ वाल कलाक को देख रहा था। चेयर के मूव करने के बावजूद भी मुजम्मिल साल पहले वाली जगह पर ही बैठा था। वक्त की गर्दिश भी इसे माहम के करीब न कर सकी।
नामुमकिन सिर्फ वो है जिसे इंसान नामुमकिन समझता है। दिल ने दबे लफ्ज़ों के साथ अपनी बात का आगाज़ किया। दिमाग ने सुना तो जोर का कहका लगाया और हंसते हंसते बोला, तुम नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाओ मिस्टर हार्ट, तो मैं तुम्हारे हाथ पर बैत कर लूँगा। ना दिल कुछ कर सकता है और ना ही दिमाग, जब तक इंसान खुद ना कुछ करना चाहे। दिल ने अपनी गुजारिशात पेश की। मिस्टर हार्ट, लेक्चर मत दो, सलूशन बताओ। ओ दिमाग ने दिल पर तंज किया। मुजम्मिल साहिब, दुआ करो दुआ। दिल दिमाग की बजाय मुजम्मिल से मुखातिब हुआ। दिल की बात सुनकर मुजम्मिल को याद आया, इसने तो अब तक इशा की नमाज भी अदा नहीं की। मोमिना, नमाज पढ़ ली तुमने? और मरियम ने सख्ती से पूछा। पढ़ ली है उम्मी जी, मोमिना ने थके हुए अंदाज से बताया। इतनी जल्दी? ओ मरियम बीबी ने रूखे लहजे में कहा। उम्मी जी, नमाज है, नुमाज़े तरावी थोड़ी है। मोमिना बेटी, इशा की नमाज में भी तुम टाइम फजर जितना ही लगाती हो। उम्मी जी, अब ये मत कह दीजिएगा, बाज़ला तो इशा से फजर तक इशा ही पढ़ती रहती है। बको मत, जब से तुम्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला है तुम्हारे पर निकल आए हैं। मरियम बीबी ने मोमिना के कंधे पर हल्का सा थप्पड़ मारती हुए कहा था। उम्मी जी, ताया जी की तरफ से कोई भी आपी का पता करने नहीं आया। आपने तो मुझसे फ़ोन भी करवाया था। मोमिना, हकीम साहिब और गुलाब खान के होते हुए तेरे ताया जी की ज़रूरत नहीं। वो तो उन्हें इत्तला दी थी, बाद में एतराज़ करते अपनों के होते हुए बेटी को गैरों के साथ अस्पताल ले गई है। अभी थोड़ी देर पहले तेरे ताया जी का फ़ोन आया था, कल आ रहे हैं। माहम का पता भी करेंगे और शादी की तारीख भी मांगेंगे। शादी की तारीख? मोमिना को करंट सा लगा। अपनी माँ की बात सुनकर वो जल्दी से बोली। अपने आपी से पूछा। हाँ, इसने कहा है जो वो तारीख मांगेंगे दे दीजिएगा, मरियम बीबी ने कर्ब से बताया। उम्मी जी, गुस्ताखी मुआफ, मेरे कॉलेज से थोड़ा सा आगे मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ आपी का चेकअप करवाती हूँ। तुम अपनी बकवास बंद करो, मरियम बीबी ने तलखी से जवाब दिया। उम्मी जी, एक बात कहूँ, उनकी मोहब्बत गूंगी बहरी नहीं, हम सब गूंगे बहरे हैं। तीन घिराने सब के सब गूंगे बहरे बने हुए हैं। मरियम बीबी ने गौर से मोमिना को देखा। आप खुद ही कहती हैं मैं बच्ची नहीं हूँ, आपका क्या ख्याल है? आप मुझे और अशल आपी से खुद कहेंगी कि माहम को तुम दोनों सहारा देकर उसके कमरे में छोड़ आओ। उम्मी जी, ऐसे मत देखें। आपने कभी सोचा है अगर ये बात 3 घरों से निकलकर मेराज के 3 सौजरानों तक पहुंच गई तो फिर क्या होगा? लोग बातें बनाएंगे, आपी की इज्जत खाक में मिल जाएगी, वो बदनाम हो जाएंगी, फिर कौन करेगा उनसे शादी? मुजम्मिल बेग। मुजम्मिल बेग करेगा तुम्हारी आपी से शादी? अल्लाह को पता नहीं क्या मंजूर है। साल भर हो गया बिनिश की शादी को, इसके बेटा भी पैदा हो गया, पर तेरी आपी बदनाम ना हुई। उम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मोमिना ने हैरत से कहा। ठीक कह रही हूँ, मेरा इख्तियार सिर्फ इतना था कि मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूँ। वो इख्तियार भी तुम्हारी बहन ने मुझसे छीन लिया है। अपना इख्तियार वो इस्तेमाल करती नहीं, फिर कैसे इस शराबी से जान छूटेगी? बेहिश्ती, तेरे अबू ने हमेशा तंदुरुस्ती और इज्जत की दुआ मांगी थी। एक बार मुझसे कहने लगे, मरियम, बदनामी और बीमारी दोनों ही बुरी चीज़ें हैं, पर बदनामी जो है ये बीमारी से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है। बीमारी के बाद तो शिफा मिल जाती है, बदनामी के बाद तो शिफा भी नहीं मिलती। मैंने सोचा था बदनाम होगी तो तेरे ताया जी रिश्ता तोड़ देंगे, तब मुजम्मिल बेग से निकाह करवा दूंगी। लगता है तेरे अबू की दुआएं काम आ रही हैं, वरना इस दौर में तो मिनटों में सारी दुनिया में खबर फैल जाती है। सीरियस में आपको भी समझ नहीं पाई? आप ही 1 साल से एक लड़के को देख रही है, आपको पहले दिन से सब कुछ पता है, आप फिर भी खामोश हैं क्यों? ये भी तो गलत बात है। मैंने कब कहा कि ये सही है? हम गोश्त पोश्त के इंसान हैं, सिर्फ उसकी रहमत का ही आसरा है। जहां तक उन दोनों की बात है, इन्होंने तो आज तक एक दूसरे से बात भी नहीं की। आजकल के लड़के तो हाथ पहले पकड़ते हैं और बात बाद में करते हैं। बात नहीं की तो सब जायज़ हो गया? वो मोमिना ने तीखे अंदाज में पूछा। मोमिना, मुझे भी तेरी समझ नहीं आ रही है। तेरे ये चुभते हुए सवाल में माँ भी हूँ और किसी की बेवा भी।
मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ मेरी बेटी अपनी मोहब्बत भी ना हारे और उसका बाप भी जीत जाए। सच कहूँ तो मैं अगर माहम की जगह होती तो कब का इनकार कर देती। ये कहकर बचपन की मंगनी थी। कभी कभी तो मुझे लगता है माहम बड़ी अक्ल वाली है और कभी तुम्हारी तरह पागल ही लगती है। उम्मी जी, मैं भी नहीं चाहती कि आपी की शादी शमून से हो। मैंने तो पहले दिन ही से मुजम्मिल भाई को आपी के लिए पसंद कर लिया था। तो पसंद करे तो ठीक, मैं पसंद करूं तो गलत? पता नहीं उम्मी जी, क्या गलत है और क्या सही। अल्लाह करे किसी भी तरह माहम आपी की शादी मुजम्मिल भाई से हो जाए। आमीन, मरियम बीबी ने गहरी सांस के साथ कहा था।